नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर कुमार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं इंटरव्यू के बारे में। इससे पहले 2 स्टेज हो चुकी हैं, प्री और मेंस। हमने बात कर लिया है कि प्री में क्या क्या पूछा जाएगा और मेंस में क्या क्या पूछा जाएगा। अगर इन दोनों स्टेजेस को क्वालिफाई करने के बाद हम पहुंचते हैं फाइनल और लास्ट स्टेज में, जिसको कहा जाता है इंटरव्यू। इसको दूसरे नाम से भी जाना जा सकता है कि इसे कह सकते हैं पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट का मतलब होता है कि अगर आपने प्री निकाल दिया, मेंस निकाल दिया, अब इंटरव्यू में आपका माइंड चेक किया जाएगा। मतलब आपकी आईक्यू चेक की जाएगी कि आप माइंड से एक ऑफिसर लेवल के हैं या नहीं, इसके बारे में बात की जाएगी। जैसे अब मेंस इंटरव्यू के बारे में अगर बात की जाएगी, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये बताना है, ये ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये बताया ही नहीं जा सकता कि ये कहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा, क्योंकि जब आप आईपीसी पढ़ेंगे, मेंस पढ़ेंगे, प्री और मेंस देंगे, तो उससे आपको लॉ के बारे में थोरोली नॉलेज हो जाता है। तो ये नहीं बताया जा सकता कि इंटरव्यू में यहाँ आईपीसी से आएगा, सीपीसी आएगा, सीआरपीसी, तो कहीं से भी क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। आपको हम एग्जांपल थोड़े देते हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इंटरव्यू में क्वेश्चन कैसे पुटअप किए जाते हैं, कि इंटरव्यू किस तरीके से होता है। बाकी आप कैसे वहाँ जाना है, कैसे कैसे जाना है, ये सब आप जब इंटरव्यू लगेगा उससे पहले आप देख लीजिएगा, मालूम हो जाएगा कि कैसे कैसे वहाँ जाना है, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर ये देखना हो कि इंटरव्यू में क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा आपको ओवरव्यू मिल जाएगा। जैसे अब बात करते हैं, एक तो है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। अब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या होती? ये एक ऐसी थ्योरी है जिसमें अगर किसी व्यक्ति ने किसी को इंजरी कर दिया है या फिर किसी को डैमेज कर दिया है, लेकिन उसमें उसकी नेग्लिजेंस मेन इम्पोर्टेंट है, नेग्लिजेंस नहीं है, तो ही इज़ स्ट्रिक्टली लायबल फॉर दैट पर्टिकुलर एक्ट इन दैट सिचुएशन। लेकिन अगर वही नेग्लिजेंस है तो वो स्ट्रिक्टली लायबल नहीं होगा। मतलब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का मतलब हो जाएगा पूरी तरीके से जिम्मेदारी। यानी अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए रास्ते रास्ते जा रहा है, उससे गलती से कुछ हो जाता है या गलती से धक्का लग जाता है, तो पूरी तरीके से जिम्मेदार नहीं है। लेकिन अगर वहीं वो जानबूझकर ऐसा एक्ट करता है, तो ही इज़ स्ट्रिक्टली लायबल फॉर दैट पर्टिकुलर एक्ट। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया। स्ट्रिक्ट लायबल का मतलब हो जाएगा पूरी तरीके से जिम्मेदार। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का मतलब पूरी जिम्मेदारी आपकी है, बस। फिर दूसरा है योर फेवरेट लॉ एंड वाई। अब जैसे कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ के जाए कि आपका फेवरेट लॉ क्या है, तो अब हम जब उसके बारे में पढ़ करके जाते हैं, समझ करके जाते हैं, जब हम मेंस पढ़ रहे होते हैं तो हमको समझना होता है कि हमारा मेन फोकस किस पर है। जैसे हमने कह दिया हमारा फेवरेट लॉ आईपीसी है, तो क्यों है? हम कहते हैं आईपीसी हमको बहुत मज़ा आता है, तो ये कोई सूटेबल आंसर नहीं है। हमें आईपीसी अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि हम इसको पढ़ने में इंटरेस्ट है, इसके तहत लोगों को सज़ा दी जाती है, अगर कोई गलत काम करता है लोगों के राइट्स को प्रिजर्व किया जाता है। ये सब टॉपिक्स हो सकते हैं। आपको रिलेवेंट आंसर देना है कि मज़ा नहीं आता है, हाँ ये अच्छा लगता है इसलिए क्योंकि इसमें लोगों के राइट्स को प्रिजर्व किया जाता है, कि अगर किसी ने कोई गलत काम किया या कुछ ऑफेंस कमिट किया तो उसको उसकी पनिशमेंट दी जाएगी। क्लियर? तो आपको एकदम सूटेबल और लिमिटेड वर्ड्स में आंसर देना है। ये और फेवरेट लॉ एंड वाई, ये क्यों है, उसका रीज़न बताना है। क्लियर? हु ड्राफ्टेड द इंडियन एविडेंस एक्ट, यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम को किसने ड्राफ्ट किया, मतलब उसका प्रारूप किसने तैयार किया, उसके बारे में। कि इसके बारे में एक नाम है जेम्स फिट्जमैन स्टीफन। जेम्स फिट्जमैन स्टीफन नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने इंडियन एविडेंस एक्ट को ड्राफ्ट किया, यानी उसका प्रारूप तैयार किया। नंबर ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया, भारत में कितने हाई कोर्ट हैं? तो भारत में टोटल हाई कोर्ट 25 है। ऐसे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। फिर उसके बाद पूछ लिया जाएगा कि लखनऊ का हाई कोर्ट कहाँ है, यूपी का हाई कोर्ट कहाँ है, तो एक तो लखनऊ बेंच है, दूसरा मेन इलाहाबाद में। अब इलाहाबाद वाला कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो 1866 में। मतलब
एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन से तीसरा क्वेश्चन, उसमें क्वेश्चन में क्वेश्चन ही पुटअप किए चले जाते हैं। तो इसीलिए हमें देखना ये होता है कि हम एक सवाल का जब जवाब दें तो उसमें कितने क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ़ हाई कोर्ट इन इंडिया पूछा गया, तो भारत में कितने हाई कोर्ट हैं, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन सा हाई कोर्ट, किस प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है और उस हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन कहाँ तक है। जैसे कुछ हाई कोर्ट ऐसे हैं जिनमें 1-2 स्टेट्स इंक्लूड होते हैं, तो ये भी हमको समझना पड़ता है कि हाँ, मान लो कभी क्वेश्चन पुटअप कर दिया जाए कि इस प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है, तो बताना होता है। फिर अगला जैसे टॉपिक है आर्म्स एक्ट 1959 की। जो आर्म्स एक्ट है इसको कहा था, आर्म्स को हिंदी में कहा जाता है आयुध अधिनियम। आयुध अधिनियम 1959। अब जैसे आर्म्स एक्ट का ये मतलब हो जाएगा कि आपको आर्म्स का एक्विजिशन कैसे किया जाएगा, कि उनको एक्वायर कौन कर सकता है। पसेस से मतलब उस पर किसका कब्जा हो सकता है, यानी कोई भी असलहा नहीं रख सकता है। उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाएगी, मतलब इसके भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं कि जो चाहे वो बंदूकें बनाना शुरू कर दे, इसके लिए भी अलग एक एक्ट है। इसको कहा था आर्म्स एक्ट 1959। इसके तहत आपको लाइसेंस मिलेगा, लाइसेंस ऑफ आर्म्स की आयुध यानी असलहा रखने का एक लाइसेंस इशू होगा, उसके तहत ही आप असलहा रख सकते हैं। फिर एम्यूनिशन का मतलब होता है शस्त्रागार, यानी जो आर्म्स हैं उनको प्रिजर्व कहाँ पर किया जाएगा, रखा कहाँ पर जाएगा, उसके बारे में पूरा आर्म्स के बारे में इस आर्म्स एक्ट 1959 जो आर्म्स को रूल्स रेगुलेट करता है पूरी तरीके से। क्लियर। फिर अगला टॉपिक है ट्रिपल तलाक। अगर पूछ लिया जाए इंटरव्यू में कि आपका ट्रिपल तलाक पर आपकी क्या ओपिनियन है, तो आपको पढ़ना होता है कि उसमें कब कब अमेंडमेंट किया गया है, ये इक्वलिटी को किस प्रकार से अफेक्ट करता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको उसके बारे में पढ़नी होती हैं। ये वुमेन्स राइट को कहाँ तक प्रिजर्व करता है, किस हद तक वायलेट करता है, इसके प्रॉस एंड कॉन्स क्या हैं, ये सब बातें को समझनी होती हैं, तभी आप वहाँ बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर 7 नंबर है सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। जैसे कभी कभी आपको कोई सिचुएशन दे दी जाती है तो आपके माइंड को चेक किया जाता है। हमारा जो माइंड होता है वो नॉर्मली इमोशनल होता है कि अगर हमने कोई इवेंट देखी तो हम सोचते हैं बस इसको तुरंत फांसी दे दी जानी चाहिए, लेकिन ऐसा सही नहीं, क्योंकि हमको देखना एज इट इज़ कि अगर उस व्यक्ति ने कोई ऑफेंस कमिट किया है तो उसमें सिचुएशन कैसी थी, उसने किस सिचुएशन में रह करके उस ऑफेंस को कमिट किया है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जल्दी एक मुद्दा आया था विकास दुबे का मामला। विकास दुबे का जिस तरीके से कांड हुआ उसमें लोगों की राय थी कि ये सही था, लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ ये बिल्कुल सही नहीं था। ये यूँ समझो कि आप एक कानून के मुँह पर एक तमाचा था कि अगर ये कोई नियम हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं कि ये सब पर लाई करेगा, जो भी ऐसा करेगा उसका यही अंजाम होगा। ये सिर्फ मतलब एक पर्टिकुलर सिचुएशन में रूल्स को वायलेट कर दिया गया था पूरी तरीके से। तो ये कहीं तक आप ये कह सकते हैं कि ये कानून के हिसाब से सही नहीं है। बाकी लोगों की ओपिनियन हर मुद्दे पर अलग अलग हो सकती है। तो सिचुएशन बेस्ड का मतलब हो जाएगा एक आपको पर्टिकुलर सिचुएशन दे दी जाएगी, तो अब आपको अगर आप एक जज के हिसाब से सोचेंगे तभी उसको क्वालिफाई कर पाएंगे। जैसे मान लो आपको कोई सिचुएशन दे दी गई तो यू विल हैव टू फील योरसेल्फ इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, देन देयर इज ए स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि यू मे एक्ट एज एन ऑफिसर इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। यही आपको करना होता है कि अब आप जब सिचुएशन में आपको खुद देखेंगे कि हाँ, तो आप दोनों पक्ष को आप देखेंगे कि इधर इसने अगर ऑफेंस किया तो किस सिचुएशन में किया, उन सिचुएशन को बारीकी से ऑब्जर्व किया जाता है। जब किसी भी केस का ट्रायल होता है तो उसमें यही तो होता है कि उस सिचुएशन को देखा जाता है कि अगर किसी ने कोई मान लो मर्डर ही क्यों ना किया हो, लेकिन उसने मर्डर किया तो किन सिचुएशन में किया। भाई वो अभी तो एक्यूज्ड है। जैसे गांधी जी ने लाइन लिखी थी, ये कही थी कि जो अपराधी होता है वो जन्म से अपराधी नहीं होता है, परिस्थितियाँ उसे अपराधी बना देती हैं। तो हर जेल जाने वाला क्रिमिनल नहीं होता, कोई भी व्यक्ति जेल जा सकता है। मान लीजिए अगर हम या हमारे साथ कोई घटना हो जाए जिसमें हमको
किसी के राइट्स को वायलेट करना पड़े या कोई ऑफेंस कमिट करना पड़े तो फिर वो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जन्म से अपराधी नहीं होता, परिस्थितियाँ या सिचुएशन उसे अपराधी बना देती हैं। तो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन में इसी तरीके के कुछ आपको सिचुएशन दे दी जाएंगी, उन्हें आपको सॉर्ट आउट करना है, और भी सॉर्ट आउट इस हिसाब से करना है कि आपका जो माइंड होना चाहिए वो आम लोगों से डिफरेंस होना चाहिए। यूँ समझो आप कि जैसे एक आम आदमी सोचता है और आपकी सोच में बहुत ज़मीन आसमान का डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि आम आदमी जो होता है वो एक स्टैंड पॉइंट ले लेता है कि इस स्टैंड पॉइंट से देखेंगे तो ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन जब आप एज ए लायर या एज ए जज जब आप उस सिचुएशन को देखेंगे तो आपको दोनों पक्षों को इक्वली देखना है। बहरहाल अब इस सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं इसमें आपकी IQ लेवल को बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व किया जाता है, यूँ आप समझो बस। फिर प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ IPC। अब IPC के क्या प्रॉस एंड क्या कॉन्स हैं, मतलब इसमें क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या इसमें कमियाँ हैं, इसको आप बताइए। तो अब आपको IPC अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको ऑब्जर्व करेंगे कि हाँ इस IPC के तहत मतलब कोई इमीडिएट एक्शन, इमीडिएट रिजल्ट नहीं आता है। जैसे IPC जो है इसके प्रॉस एंड कॉन्स की यह बहुत पुराना है, प्राचीन काल से चला आ रहा है, ज़रूर ऑथेंटिक होगा। लेकिन अगर कॉन्स पूछे जाएँ वहीं तो आप अपने हिसाब से जब आप पढ़ेंगे उसको तो आप देखेंगे कि हाँ इसमें आपको लगेगा, जब आपकी जो सोच होगी वो जब एनालिटिकल हो जाएगी यानी क्रिटिकल हो जाएगी तो अब आपको हर चीज़ में उसको हर चीज़ को आप इंटरप्रेट करने का तरीका समझ में आ जाएगा। लॉ का मतलब ही क्या होता है, दूसरा अगर लॉ का मतलब देखा जाए तो इंटरप्रेट करना, मतलब चीज़ों को तोड़ मरोड़ करके देखना, मतलब हर चीज़ को तोड़ मरोड़ कर देखना, इट इज़ लॉ। तो हर चीज़ के अपने अलग अलग प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं हर चीज़ के। फिर व्हाट इज़ ए रिट। अब रिट क्या है, रिट का मतलब हो जाएगा कि रिट जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में रिट एक ऐसी पावर है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को दी गई है, जिसके तहत अगर किसी व्यक्ति के राइट्स को वायलेट किया जाता है तो डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। बस कि अगर आपको मान लीजिए कोई राइट वायलेट हुआ है तो अब आप सीधे हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। अब क्वेश्चन कभी कभी जैसे इस चीज़ में ये पूछा जा सकता है कि जैसे रिट कितने प्रकार की होती हैं, रिट क्या है पहली चीज़। दूसरा इसी में जब अंदर और जाएंगे तो पूछेगा रिट कितने प्रकार की होती, 5 प्रकार की होती है। ये रिट बताइए कौन सी होती, दूसरी रिट कौन सी होती है, किस आर्टिकल के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के तहत हाई कोर्ट रिट इशू कर सकता है, 226 के तहत, सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत इशू कर सकता है। ठीक, कितने प्रकार की रिट होती हैं, 5 प्रकार की रिट होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, तो नंबर 1 हैबियस कॉर्पस, फिर अगली है मैंडेमस, सर्क्यूलरी, प्रोहिबिशन एंड वारंटो। ये 5 प्रकार के रिट हैं। अब हैबियस कॉर्पस क्या होती है, मैंडेमस क्या होती है, सर्क्यूलरी क्या होती है, प्रोहिबिशन क्या होती है, को वारंटो क्या होती है, इसको आप डिटेल से आपको पढ़ना होगा, समझना होगा बहुत बारीकी से। फिर इनके रिगार्डिंग कुछ केसेस भी हैं उनको भी आपको पढ़ना होगा कि इस केस में मान लीजिए हैबियस कॉर्पस में कोई एक केस देगा, इस केस में क्या डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट का। ऐसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, मतलब क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। वेयर CPC इज़ नॉट अप्लाइड, जैसे कभी कभी क्वेश्चन आ जाए कि CPC कहाँ पर अप्लाई नहीं करता है, तो वो एक ऐसी जगह है जैसे रिट प्रोसीजर, रिट प्रोसीडिंग्स में CPC अप्लाई नहीं करता है। फिर व्हाट इज़ ए PIL क्या है, ये सब ऐसे टॉपिक हैं जिनको हर किसी को जानना चाहिए। इस पर एक अलग से छोटे छोटे वीडियो अपलोड किए जाएंगे जिसमें PIL क्या होती है, रेट क्या होती है, राइट क्या होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या होते हैं, इन सब का एक कॉन्स्टिट्यूशन का अलग से पूरी सीरीज चलेगी, उसको बाद में आप देख लीजिएगा। तो व्हाट इज़ PIL क्या है, PIL का फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसका 1 मिनट,
पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मतलब ऐसी लिटिगेशन, ऐसी याचना जिसमें पब्लिक का इंटरेस्ट हो। PIL उन केसेस में फ़ाइल की जाती है जहां पर लोग जिनके अधिकारों को वायलेट किया गया हो, लेकिन उनके अंदर इतने आर्थिक और सामाजिक रूप से इतने कमज़ोर हैं कि वो अपनी आवाज़ खुद ना उठा सकें। यानी दलित और शोषित वर्ग की आवाज़ उठाने का एक मीडियम है PIL। क्लियर? अब इसको आप अपने शब्दों में और एक्सप्लेन भी कर सकते हैं और शॉर्ट भी कर सकते हैं। इंटरप्रेटर का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को समझ लेना, बस उसे इंटरप्रेट कैसे करना है वो हमारी प्रॉब्लम है। हम उसे कैसे ब्रॉड भी कर सकते हैं, 2 लाइन को हम 2 पेज में लिख सकते हैं और 2 पेज को 2 लाइन में लिख सकते हैं, बस यू आर एलिजिबल फॉर दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। फिर अगला टॉपिक है व्हाट डू यू नो अबाउट मिडनाइट हियरिंग। सॉरी, यहाँ पर होगा मिडनाइट हियरिंग एट द सुप्रीम कोर्ट। मतलब सुप्रीम कोर्ट में मिडनाइट हियरिंग के बारे में आप क्या जानते हैं? मिडनाइट हियरिंग का मतलब जैसे हो जाएगा आधी रात में सुनवाई। कभी ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ था, एक बार जब याकूब मेनन का केस था, आपको याद होगा याकूब मेनन का एक केस था जिसमें पहली बार मिडनाइट हियरिंग की गई थी नागपुर जेल महाराष्ट्र में। देख लीजिएगा फैक्ट्स इसके बारे में। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन इंटरव्यू में पुट अप किए जाते हैं जिनका आपको बहुत सूझबूझ के साथ जवाब देना होता है। इसमें कुछ सेकंडों, कुछ मिनट का टाइम होता है जिसमें आप ये डिसाइड हो जाता है कि आप उस पार हैं या इस पार हैं। तो इसलिए अभी से जब प्री की तैयारी शुरू करें, इस हिसाब से शुरू करें कि बारीकी से हर चीज़ को ऑब्जर्व करते चलें, ताकि आपको बाद में फिर इंटरव्यू का सिलेबस कहा नहीं जा सकता कितना हो सकता है। क्वेश्चन कहीं से भी पुटअप किए जा सकते हैं और क्वेश्चन में क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। इसलिए जब से प्री स्टार्ट करें तब से ही मेंस और इंटरव्यू का टारगेट मार के चलें कि उसी में सब कुछ इंक्लूड होता चला जाएगा। फिर आपको कुछ भी कठिन नहीं लगेगा, सब कुछ आसान ही आसान लगेगा। आई होप कि आपको लगभग ओवरव्यू मिल गया होगा कि इस इंटरव्यू में किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। बाकी आप गूगल पर जा करके सर्च कर सकते हैं, प्रीवियस पेपर देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए इंटरव्यू के क्वेश्चन भी देख सकते हैं। और अगर आपको कोई इशू है तो आप नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। कोई भी आपको इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग एनी इशू यू मे कॉन्टेक्ट अस एनी टाइम। बस आई होप कि लगभग सब कुछ क्लियर हो गया हो। जो कुछ छूटा आप देख लीजिएगा, अपने हिसाब से इसको इंटरप्रेट कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा और कितना हेल्पफुल लगा। तब तक थैंक यू सो मच।